नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था इंडेक्सिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमारी पिछली क्लास के अंदर हमने जो प्रिसाइज है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्पास के बारे में और जो पॉप्सी है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पास के बारे में, जिसका पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। क्या है? कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है कॉम्पास का। जो कॉम्पास है इसका जो निर्माण है ये 1991 के अंदर जो निर्माण जो प्रारंभ हुआ था वो तो 1990 से ही हो गया था, परंतु जो इसका निर्माण पूरा हुआ था वो 1991 में यानी 1991 के अंदर हो गया था। मतलब जो निर्माण शुरू हुआ था वो तो 1990 यानी 1990 में हो गया था, और जो इसका निर्माण पूरा हो गया था वो हुआ था 1991 के अंदर। ठीक है, और 1991 से ही जो हमारा प्रिसाइज था उसको बंद करके जो कॉम्पास है इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया गया था। तो अब हम शुरू करते हैं कॉम्पास के बारे में। ठीक है, इसका पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। ठीक है, ब्रिटिश लाइब्रेरी, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है इसके द्वारा 1991 में ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी BNB को व्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई एक प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम प्रणाली है। यानी जो ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी है ना, ब्रिटिश लाइब्रेरी, इसके द्वारा 1991 में BNB यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी को व्यवस्थित करने के लिए जो BNB है इसको व्यवस्थित करने के लिए जो ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी है उसने 1991 के अंदर जो कॉम्पास है इसको शुरू किया था। यानी जो किसको शुरू किया था? कॉम्पास को। ठीक, कब किया था? 1991 के अंदर। और किसने किया था? ब्रिटिश लाइब्रेरी ने। ठीक है, तो कॉम्पास क्या है? एक प्री कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे है 1990 में प्रिसाइज को बंद करने और कॉम्पास का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो 1990 है उससे ही कॉम्पास का निर्माण शुरू हो गया था। यानी कॉम्पास का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1990 के अंदर। ठीक है, और 1991 के अंदर ये पूरा हो गया था, और 1991 से ही जो ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी है इसके द्वारा BNB है जो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसको व्यवस्थित करने के लिए कॉम्पास का प्रयोग शुरू हो गया था। ठीक है, तो 1990 में प्रिसाइज को बंद करने का निर्णय लिया गया और जो कॉम्पास है इसका प्रयोग शुरू किया गया। आगे देखते हैं 1991 में प्रिसाइज को बंद करके कॉम्पास का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है, कब से शुरू हुआ इसका प्रयोग? 1991 से। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, 1990 से तो इसका निर्माण शुरू हुआ और 91 के अंदर इसका निर्माण पूरा हो गया, और 1991 से ही जो प्रिसाइज है उसको बंद करके कॉम्पास का प्रयोग शुरू किया गया। ठीक है, आगे है कॉम्पास प्रिसाइज का ही नवीन और सरलीकृत स्वरूप है। जो कॉम्पास है ये प्रिसाइज का ही नवीन और सरलीकृत स्वरूप है। जो प्रिसाइज था वो क्या थोड़ा हार्ड पड़ता था, तो उसको बंद करके ही जो कॉम्पास है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, आगे हैं इसमें प्रिसाइज के प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स को हटा दिया गया था। यानी जो कॉम्पास है इसके अंदर जो प्रिसाइज था ना, इसकी जो प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स थे उनको हटा दिया गया था। ठीक है, और ख़ास तौर पर किसको हटाया गया था? जो प्राइमरी रोल ऑपरेटर हैं उनमें से 0, 4, 5 और 6 को हटाया गया था। ठीक है, प्रिसाइज के जो प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स थे उनमें से जो 0, 4, 5 और 6, इन जो 4 प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स थे इनको हटा दिया गया था, और बाकियों का उपयोग था वो कम कर दिया गया था, यानी ना के बराबर उनका उपयोग किया जाता था। फिर आगे है 1995 में कॉम्पास को भी बंद कर दिया गया। ठीक है, और इसके स्थान पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग और फास्ट यानी फैसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी का प्रयोग शुरू किया गया। यानी 1991 के अंदर तो
जो प्रिसाइज है उसको बंद करके कॉम्पास का प्रयोग शुरू किया गया। और फिर 1995 के अंदर जो कॉम्पास है उसको भी बंद कर दिया गया, ठीक है। और उसके स्थान पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग और जो फास्ट है यानी फेसिटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी का प्रयोग शुरू किया गया, ठीक है। तो कॉम्पास यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पोप्सी के बारे में। पोप्सी का पूरा नाम है पोस्टुलेट बेस्ड परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किया गया था डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1969 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। तो हम देखते हैं पोप्सी के बारे में। पोप्सी का निर्माण चेन इंडेक्सिंग की कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। यानी जो चेन इंडेक्सिंग है यानी चेन प्रोसीजर, इसकी कमियों को दूर करने के लिए ही जो पोप्सी है इसका निर्माण किया गया था। देखो जो चेन इंडेक्सिंग है इसको हम क्या कहते हैं? चेन प्रोसीजर भी कहते हैं। और जो चेन इंडेक्सिंग है इसकी कमियों को दूर करने के लिए किस किस का निर्माण किया गया? एक तो पोप्सी है, इसका निर्माण भी जो चेन इंडेक्सिंग है इसकी कमियों को दूर करने के लिए किया गया। और जो प्रिसाइज है, प्रिसाइज इसका निर्माण भी जो हमारी चेन इंडेक्सिंग है इसकी कमियों को दूर करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो जो चेन इंडेक्सिंग है इसकी कमियों को दूर करने के लिए किस किस का निर्माण किया गया? एक तो प्रिसाइज का निर्माण किया गया और एक पोप्सी का निर्माण किया गया, ठीक है। प्रिसाइज और पोप्सी दोनों का निर्माण चेन इंडेक्सिंग की कमियों को दूर करने के लिए किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं पोप्सी की वैचारिक शुरुआत डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर किए गए काम से जुड़ी है। यानी जो पोप्सी है इसकी वैचारिक शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा की गई थी। और ये वैचारिक शुरुआत किसके अंदर की थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने? तो वो की थी जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर की थी। ये इनकी एक बुक है, इसके अंदर इन्होंने इसकी वैचारिक शुरुआत की थी। किसने की थी? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं 1964 में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी DRTC बेंगलोर ने चेन इंडेक्सिंग की कमियों को दूर करने के लिए पोप्सी का निर्माण शुरू किया। यानी जो पोप्सी है इसका निर्माण कब शुरू किया गया था? पोप्सी का निर्माण कब शुरू किया गया था? वो किया था 1964 के अंदर। और किसने किया था? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था। और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? DRTC यानी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। और ये कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। DRTC ने चेन इंडेक्सिंग की कमियों को दूर करने के लिए किसका निर्माण शुरू किया था? पोप्सी का निर्माण शुरू किया था। और ये कब किया था? 1964 के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं 1969 में डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य द्वारा DRTC के वार्षिक सेमिनार में पोप्सी का प्रारंभिक ढांचा औपचारिक रूप से पेश किया गया था। यानी जो 1969 है इसके अंदर एक वार्षिक सेमिनार हो रहा था। तो उसके अंदर जो डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य थे उन्होंने, ये वार्षिक सम्मेलन किसका हो रहा था? DRTC का। ये भी ध्यान रखना अपना। जो DRTC है इसका एक वार्षिक सेमिनार हो रहा था। उसके अंदर डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य ने जो पोप्सी है इसका प्रारंभिक ढांचा पेश किया था, ठीक है। जो प्रारंभिक ढांचा है ये औपचारिक रूप से पेश किया था पहली बार, ठीक है। इससे पहले उन्होंने जो ये प्रारंभिक ढांचा है ये कहीं पर भी पेश नहीं किया था, ठीक है। तो ये पहली बार यहाँ पर ही पेश किया था प्रारंभिक ढांचा ना, ठीक है। आगे देखते हैं गणेश भट्टाचार्य ने जनरल थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज का प्रतिपादन किया था। यानी जो गणेश भट्टाचार्य हैं इन्होंने सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SIL भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर UGC नेट में ऐसे एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो जो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गणेश भट्टाचार्य जी द्वारा किया गया। यानी जो गणेश भट्टाचार्य हैं इनके द्वारा सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज यानी SIL का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं
1979 में डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य ने पॉप्सी की पूरी नियमावली प्रकाशित की, जिसका शीर्षक है पॉप्सी इट्स फंडामेंटल्स एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन ए जनरल थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। तो जो डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य थे उन्होंने 1979 के अंदर, ठीक है, 1979 के अंदर डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य ने पॉप्सी की पूरी नियमावली प्रकाशित की, जिसका जो शीर्षक है वो है पॉप्सी इट्स फंडामेंटल्स एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन जनरल थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। ठीक है, देखो 1964 के अंदर तो इसका निर्माण शुरू किया गया। फिर जो 1969 था उसके अंदर जो डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य थे उन्होंने इसका जो प्रारंभिक ढांचा है वो पेश किया था DRTC के वार्षिक सेमिनार के अंदर। फिर 1979 के अंदर जो डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य हैं उन्होंने पॉप्सी की पूरी नियमावली प्रकाशित की, और जो इसका शीर्षक था वो था पॉप्सी इट्स फंडामेंटल्स एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन जनरल थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनकी जो डेट्स हैं इनमें बहुत कंफ्यूज होता है ना। आगे देखते हैं 1982 में, जो 1982 है इससे ही पॉप्सी का उपयोग क्लासरस बनाने के लिए किया जाने लगा। जो क्लासरस है इसका जो निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाने लगा, पॉप्सी का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, जो क्लासरस है वो एक वोकेबलरी कंट्रोल टूल है। क्या है, वोकेबलरी कंट्रोल टूल है, ये ध्यान रखना आप। जो क्लासरस है ये एक वोकेबलरी कंट्रोल टूल है जो कि क्लासिफिकेशन स्कीम और थीसोरस का ही मिला जुला रूप है। तो ध्यान रखना आप, 1982 से ही पॉप्सी का उपयोग क्लासरस बनाने के लिए किया जाने लगा। और जो क्लासरस है वो क्या है, वोकेबलरी कंट्रोल टूल है। और जो क्लासरस है वो क्या है, क्लासिफिकेशन स्कीम और थीसोरस का ही मिला जुला रूप है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। पॉप्सी मुख्य रूप से डॉक्टर SR रंगनाथन के पोस्टुलेट्स और जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर आधारित है। यानी जो पॉप्सी है वो किस पर आधारित है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। जो पॉप्सी है वो मुख्य रूप से डॉक्टर SR रंगनाथन के पोस्टुलेट्स और जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो पॉप्सी है ये किस पर आधारित है, तो डॉक्टर SR रंगनाथन के पोस्टुलेट्स और जो जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है इस पर ये आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉप्सी किसी क्लासिफिकेशन स्कीम या क्लास नंबर पर आधारित नहीं है। ठीक है, जो पॉप्सी है वो किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम पर या फिर किसी क्लास नंबर पर आधारित नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप, है ना। कि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पॉप्सी किसी क्लासिफिकेशन स्कीम पर आधारित है, क्योंकि ये डॉक्टर SR रंगनाथन से जुड़ी है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जो ये कॉलन क्लासिफिकेशन है उससे जुड़ी है, तो नहीं, ये किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम से जुड़ी हुई नहीं है, यानी ये किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम पर आधारित नहीं है ना, और ना ही ये किसी क्लास नंबर पर आधारित है। आगे देखते हैं। पॉप्सी चेन प्रोसीजर का ही नवीन स्वरूप है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप, जो पॉप्सी है वो चेन प्रोसीजर का ही नवीन स्वरूप है। आगे देखते हैं। पॉप्सी को 4 एलिमेंट्री कैटेगरीज और मॉडिफायर्स में बांटा गया है। ठीक है, जो पॉप्सी हैं इसको 4 एलिमेंट्री कैटेगरीज और मॉडिफायर्स में बांटा गया है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, तो ये 4 एलिमेंट्री कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। पहला तो है D यानी डिसिप्लिन, फिर दूसरा है E यानी एंटिटी, फिर तीसरा है A यानी एक्शन, और चौथा है P यानी प्रॉपर्टी। तो इसे इसी क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम कहीं पर भी इसको लिखेंगे इन 4 एलिमेंट्री कैटेगरीज को, तो इसी कैटेगरी में, इसी जो क्रम है DEAP, इसी क्रम में लिखते हैं इसको ना। तो हम एक एक करके जो ये 4 एलिमेंट्री कैटेगरीज हैं इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं D यानी डिसिप्लिन, इसे हम विषय भी कहते हैं। ये एक जो ज्ञान का एक विस्तृत क्षेत्र होता है। ठीक है, ये अध्ययन का एक मुख्य क्षेत्र होता है। जैसे हम आर्ट्स के अंदर देखते हैं तो आर्ट्स के अंदर अलग अलग विषय आते हैं, जैसे हिस्ट्री भी उसी के अंदर आ गया, ज्योग्राफी उसी के अंदर आ गई, पॉलिटिकल उसी के अंदर आ गई। तो वैसे ही ये ज्ञान का एक विस्तृत क्षेत्र होता है। ठीक है,
और ये अध्ययन का मुख्य क्षेत्र होता है। इसके अंदर फिजिक्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर ये सारे आते हैं ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एंटिटी यानी इकाई। ठीक है, ये अध्ययन की जाने वाली वस्तुएं, भौतिक रूप या अवधारणाएं होती हैं। जैसे कोई भी इकाई है, जैसे हम स्कूल में देखते हैं तो स्कूल के अंदर जो लाइब्रेरी है वो स्कूल की एक भाग है, यानी एंटिटी है, इकाई है एक, है ना। उसी तरह से जो ये क्या होता है, अध्ययन की जाने वाली वस्तुएं, भौतिक रूप और अवधारणाएं होती हैं। ठीक है, इसके अंदर प्लांट्स हो गए, ह्यूमन आ गई, जैसे ह्यूमन आई है तो ये एक ह्यूमन बॉडी की एक इकाई है, इकाई के रूप में कार्य करती है, यानी ठीक है एंटिटी है ये एक तरह से ना। आगे देखते हैं हम जो इसका तीसरा एलिमेंट्री है वो देखते हैं, ये है ए। ठीक है, जो कि किसको रेफर करता है, एक्शन को, यानी क्रिया को। किसी इकाई पर किए जाने वाले कार्य क्या कहलाते हैं, एक्शन या क्रिया कहलाती हैं। जैसे ट्रीटमेंट हो गया, ये भी कार्य हो गया, कंट्रोल हो गया, एवोल्यूशन हो गया, तो ये सारी क्या है, एक्शन है। अब हम जो इसकी चौथी एलिमेंट्री कैटेगरी है वो देखते हैं, जो कि है पी यानी प्रॉपर्टी। क्या है, प्रॉपर्टी, जिसे हम गुण भी कहते हैं। किसी इकाई या विषय के लक्षण या विशेषताएं अभिव्यक्त करना, यानी जो भी हमारे गुण होते हैं वही क्या कहलाती है, हमारी प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ठीक है, अब हम इसके जो मॉडिफायर है वो देख लेते हैं, यानी प्रवर्तक देख लेते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पोप्सी ने मॉडिफायर की अवधारणा पेश की है। तो किसने इसकी अवधारणा पेश की है, पोप्सी ने। किसकी जो पोप्सी है इसने जो मॉडिफायर है इसकी अवधारणा पेश की है, जो मूल श्रेणी को बदले बिना उसकी विशेषता या सीमा तय कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर कहते हैं। जो पोप्सी हैं उन्होंने मॉडिफायर की एक अवधारणा पेश की है, जो मूल श्रेणी को बदले बिना उसकी विशेषता या उसकी सीमा तय कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर कहते हैं, यानी परिवर्तक कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मॉडिफायर किसे कहते हैं, जो मूल श्रेणी को बदले बिना उसकी विशेषता या उसकी सीमा तय कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कॉमन मॉडिफायर और दूसरा हो गया स्पेशल मॉडिफायर। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन मॉडिफायर के बारे में। ठीक है, कॉमन मॉडिफायर्स ये व्यापक संदर्भ तय करते हैं। क्या, जो कॉमन मॉडिफायर होते हैं ये व्यापक संदर्भ तय करते हैं। ठीक है, जैसे टाइम हो गया, लोकेशन हो गया, प्लेस, फॉर्मेट, ये सारे क्या हो गए, हमारे कॉमन मॉडिफायर हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल मॉडिफायर के बारे में। ये किसी प्राथमिक श्रेणी से जुड़े होते हैं, यानी जो एलिमेंट्री कैटेगरीज होती हैं ये उनसे जुड़े होते हैं। जैसे डिसिप्लिन बेस्ड हो गया, एंट्री बेस्ड हो गया, प्रॉपर्टी बेस्ड हो गया और एक्शन बेस्ड, ये सारे किससे जुड़े होते हैं, हमारे जो एलिमेंट्री कैटेगरीज हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। जो स्पेशल कैटेगरी मॉडिफायर्स हैं वो किससे जुड़े होते हैं, ये प्राथमिक श्रेणी यानी जो एलिमेंट्री कैटेगरीज हैं ये उनसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे डिसिप्लिन बेस्ड, एंट्री बेस्ड और प्रॉपर्टी बेस्ड और एक्शन बेस्ड हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेबल्स ऑफ पोप्सी, यानी जो पोप्सी की टेबल है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहला है ज़ीरो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर्म मॉडिफायर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरल ट्रीटमेंट को। फिर नेक्स्ट है टू, ये किससे संबंधित है, फेज रिलेशन से। फिर नेक्स्ट है 2.1, ये किसको शो करता है, जनरल को। फिर नेक्स्ट है 2.2, ये किसको शो करता है, बायस को। फिर 2.3 ये कंपैरिजन को शो करता है। 2.4 ये सिमिलरिटी को शो करता है। 2.5 ये डिफरेंस को शो करता है। 2.6 ये एप्लीकेशन को शो करता है। और जो 2.7 है वो इन्फ्लुएंस को शो करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 3, ये किसको शो करता है, टाइम मॉडिफायर को शो करता है। फिर नेक्स्ट है 4, ये एंटिटी मॉडिफायर को शो करता है। फिर नेक्स्ट है 5, ये प्लेस मॉडिफायर को शो करता है। फिर नेक्स्ट है 6, ये
एंट्री को शो करता है, और जो नेक्स्ट है आखिरी हमारा वो है डिसिप्लिन 7, जो 7 किसको शो करता है, डिसिप्लिन को शो करता है। तो हमारी टेबल होगी, इसमें 0 फॉर्म मॉडिफायर को शो करता है, 1 जनरल ट्रीटमेंट को शो करता है, 2 फेज रिलेशन को शो करता है, 2.1 जो 2.1 है वो जनरल को शो करता है, 2.2 बायस को शो करता है, 2.3 कंपैरिजन को शो करता है, 2.4 सिमिलरिटी को शो करता है, 2.5 डिफरेंस को शो करता है, 2.6 एप्लीकेशन को शो करता है, 2.7 इन्फ्लुएंस को शो करता है, और जो 3 है वो टाइम मॉडिफायर को शो करता है, जो 4 है वो एंटिटी मॉडिफायर को शो करता है, और जो 5 है वो प्लेस मॉडिफायर को शो करता है, और जो 6 है वो एंट्री को शो करता है, और जो 7 आखिरी हमारा मॉडिफायर वो शो करता है डिसिप्लिन को, है ना। ये हमारी टेबल होगी पॉप्सी की ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स ऑफ पॉप्सी, यानी जो पॉप्सी के चरण है वो देखते हैं, यानी जो पॉप्सी को किस तरह से निर्मित किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेप है एनालिसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मलाइजेशन, फिर नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन, फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ईओसी। ईओसी का पूरा नाम है एंट्री फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन। क्या है पूरा नाम, क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ एंट्री फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन। फिर जो इसकी नेक्स्ट स्टेप है 6, वो होगी डिसीजन अबाउट टीए, यानी टर्म्स ऑफ अप्रोच। फिर 7वीं स्टेप होगी इसकी प्रिपरेशन ऑफ ईएसी, यानी एंट्रीज फॉर एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन, और जो इसकी आखिरी स्टेप है वो है अल्फाबेटाइजेशन। तो इसकी टोटल कितनी स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं। पहली होगी एनालिसिस, दूसरा हो गया फॉर्मलाइजेशन, तीसरी स्टेप होगी इसकी मॉड्यूलेशन, चौथी स्टेप होगी स्टैंडर्डाइजेशन, और जो 5वीं स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ एंट्री फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन। फिर इसकी जो 6th स्टेप है वो है डिसीजन अबाउट टर्म्स ऑफ अप्रोच। फिर जो इसकी 7th स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ एंट्रीज फॉर एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन, और जो इसकी आखिरी स्टेप है वो है 8, ये है अल्फाबेटाइजेशन। तो ये टोटल इसकी 8 स्टेप्स होगी। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि इन 8 स्टेप को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके अंदर हमारा एग्जांपल हो गया हमारा केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स। क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, ठीक है। इसके अंदर हम जो मॉडिफायर है उनका भी प्रयोग करेंगे, और जो हमारी एलिमेंट्री कैटेगरीज है इनका भी प्रयोग करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा क्रम रहेगा वो यही रहेगा DEAP, ठीक है। इसके अंदर हमारी जो पहली स्टेप है स्टेप 1 वो है एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट के मुख्य विषय का विश्लेषण करके उसके जरूरी शब्दों को पहचाना जाता है और विषय को मुख्य श्रेणियों में तोड़ा जाता है, ठीक है। जो हमारी 4 एलिमेंट्री कैटेगरीज हैं उनके अंदर इसको हम तोड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट है उसके मुख्य विषय का विश्लेषण करते हैं, और जो उसके जो जरूरी शब्द हैं उनको पहचाना जाता है, पहचानते हैं हम भी कौन कौन से इसके जरूरी शब्द हैं, और फिर विषय को मुख्य श्रेणियों में तोड़ा जाता है, यानी जो हमारा DEAP है इसके अंदर हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जांपल था केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, इसके अंदर जो हमारा डिसिप्लिन है वो यानी किससे संबंधित है, ये तो ये किससे संबंधित है, ये मेडिसिन से संबंधित है। तो हमारा डी क्या हो गया यहाँ पर, डिसिप्लिन क्या हो गया हमारा, मेडिसिन। फिर नेक्स्ट है हमारा एंटिटी यानी इकाई, ये किसकी इकाई, यानी जो इसमें ये क्या है, इकाई लंग्स। तो यहाँ पर हमारी जो एंटिटी यानी जो क्या हो गया यहाँ पर, लंग्स हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ए यानी एक्शन क्या हो गया, इसमें अंदर जो एक्शन क्या ले रहे हैं हम, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो केमिकल ट्रीटमेंट हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी यानी इसका गुण किसका है, ये तो जो ट्यूबरक्लोसिस है हमारा ये इसका प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी होगी, लंग्स की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर इसको हमने जमा लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारी स्टेप 2, यह है फॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इसमें विश्लेषित एनालाइज, ये जो एनालाइज है किए गए शब्दों को एक
औपचारिक और व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है। ठीक है, जो फॉर्मलाइजेशन है इसमें क्या जाता है, क्या किया जाता है इसके अंदर, जो हम विश्लेषित किया था स्टेप 1 के अंदर, है ना, एनालाइज किया था, उनमें जो शब्द थे उनको एक औपचारिक क्रम या फिर जो औपचारिक क्रम है हमारा उसके अंदर इसको व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो औपचारिक क्रम क्या हमारा DEAP, इसी क्रम में इसको हम जमाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो D था वो क्या था, मेडिसिन, यानी जो डिसिप्लिन था वो हमारा मेडिसिन था। फिर जो एंटिटी थी वो यानी वो क्या था हमारा लंग्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या है हमारा POE यानी प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, यानी जो प्रॉपर्टी है किसका, ट्यूबरक्लोसिस है, ये हमारी क्या प्रॉपर्टी है, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, लंग्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी POE यानी प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। ठीक है, यानी ट्यूबरक्लोसिस किसकी है, लंग्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट, इसमें है A on P यानी एक्शन ऑन P, जो हमारा एक्शन क्या है इसमें, केमिकल ट्रीटमेंट, और ये किस पर लिया जा रहा है, P पर, यानी ट्यूबरक्लोसिस पर एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, यानी जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है ट्यूबरक्लोसिस का, यानी जो एक्शन लिया जा रहा है वो किस पर लिया जा रहा है, ट्यूबरक्लोसिस पर लिया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी स्टेप 3, ये क्या है, मॉड्यूलेशन, यानी इसके अंदर कुछ मॉडिफाई करना। ठीक है, इसमें एनालाइज और फॉर्मलाइज सब्जेक्ट हेडिंग में प्रत्येक घटक पद में कुछ पद यानी कुछ टर्म्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, ये देख यानी जोड़े जाते हैं। ठीक है, ताकि उनकी समझ अधिक स्पष्ट हो सके। क्यों जोड़ा जाता है इनको, ताकि जो इनकी समझ है वो और अधिक स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो जो स्टेप 3 है हमारी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। तो जो हमारी एनालाइज स्टेप थी और जो फॉर्मलाइज स्टेप थी, इनके जो सब्जेक्ट हेडिंग थी, इसमें प्रत्येक घटक पद यानी प्रत्येक टर्म के अंदर हम कुछ पद यानी कुछ टर्म ऐड करते हैं, ताकि जो उनकी समझ हम और अधिक स्पष्ट हो सके। तो इसको हम किस क्रम में जमाएंगे, DAP वाले क्रम में ही जमाएंगे इसको। तो सबसे पहले हो गया हमारा D, ये किससे संबंधित है, मेडिसिन से संबंधित है। फिर हम गया एंटिटी, जो फिर हमारा नेक्स्ट क्या हो गया, एंटिटी यानी E। तो इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये किससे संबंधित है, जो लंग्स है वो किससे संबंधित है, मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। तो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एंटिटी के अंदर ऐड किया हमने। फिर नेक्स्ट है हमारा A, यानी जो डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ क्या है हमारे यहाँ पर, ट्यूबरक्लोसिस हमारी डिसीज़ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई ऐड नहीं किया है। तो इसके अंदर हमने किस किस में ऐड किया है, एक तो हमने एंटिटी के अंदर मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और डिजीज़ के अंदर हमने ऐड किया है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर हमने ऐड किया है डिजीज़। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये पर्यायवाची शब्दों और संदर्भ यानी जो रेफरेंस होते हैं, इनके निर्माण के लिए स्टैंडर्ड टर्म्स के निर्धारण में सहायता करता है। ठीक है, जो पर्यायवाची शब्द हैं और जो संदर्भ हैं, इनके निर्माण के लिए स्टैंडर्ड टर्म्स का निर्धारण में सहायता करता है ये। ठीक है, और ये एक तरह से वोकेबलरी कंट्रोल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये वोकेबलरी कंट्रोल द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, पर्यायवाची शब्दों और संदर्भ निर्माण के लिए स्टैंडर्ड टर्म्स का निर्धारण में सहायता करता है ये। ठीक है, इसकी स्टेप 3 और 4 में क्लासरस का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। जो स्टैंडर्डाइजेशन है, इसके अंदर जो स्टेप 3 हमारी होगी, मतलब जो हमारा पूरा ये हो गया, इसके अंदर जो स्टेप 3 और जो स्टेप 4 है, इसके अंदर क्लासरस का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है हमारे, है ना। ठीक है, तो इसके अंदर हम वही वापस वही से जमा लेंगे, जो मेडिसिन है वो जमा लिया, फिर मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स हो गया, फिर डिजीज़ ऑन ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फिर कीमोथेरेपी। देखो यहाँ मैंने आपको बताया था संदर्भ, देखो संदर्भ रेफरेंस निर्माण के लिए इसमें किया जाता है। तो जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो किससे संबंधित है हमारा, मतलब जो केमिकल ट्रीटमेंट अंदर आता है वो कीमोथेरेपी के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है, तो जो इसका रेफरेंस क्या हो गया यहाँ पर, कीमोथेरेपी, यानी जो केमिकल ट्रीटमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, थेरेपी भी कहते हैं, कीमोथेरेपी। ठीक है, तो ये हमारी होगी स्टेप 4। ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारी स्टेप 5, ठीक है। ये है प्रिपरेशन ऑफ EOC यानी एंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एंट्री फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन। तो उसका नाम से ही समझ में आ गया, इसके अंदर प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है। इसमें पॉप्सी टेबल से उपयुक्त नोटेशन डालकर वर्गीकरण को व्यवस्थित करने के लिए एंट्रीज तैयार की जाती हैं। तो ये किससे संबंधित है? प्रिपरेशन से संबंधित है। किसकी? एंट्रीज की तैयारी से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या जाता है, जो पॉप्सी की जो टेबल है इसमें उपयुक्त नोटेशन डालकर जो वर्गीकरण है उसको व्यवस्थित करने के लिए एंट्रीज तैयार की जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर जो हमारी इसको वापस जैसे जमा लेंगे हम ना, 7 आ गई हमारी, जो यहाँ पर जो पॉप्सी टेबल है उसका ये 7 आ गया, ये किस मेडिसिन से हो गया। फिर 6 ये मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इसको ऐसे लिख दिया। फिर 6.2 है ये डिजीज़ हो गया, फिर डिजीज़ ट्रीटमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है 6.2.1 ये कीमोथेरेपी हो गया, ये किससे संबंधित है? केमिकल ट्रीटमेंट से संबंधित है, ठीक है। फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगी 6 स्टेप। ये है डिसीजन अबाउट TA यानी टर्म्स ऑफ अप्रोच। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? डिसीजन अबाउट टर्म्स ऑफ अप्रोच। ये हमारी क्या है? 6th स्टेप है। इस चरण में क्रमिक सूचकांक प्रविष्टियाँ यानी सक्सेसिव इंडेक्स एंट्रीज और जो संदर्भ है यानी जो रेफरेंस हैं इनको उत्पन्न करने के लिए दृष्टिकोण की शर्तों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? सक्सेसिव इंडेक्स एंट्री और रेफरेंसेस को उत्पन्न करने के लिए दृष्टिकोण की शर्तों के संबंध में निर्णय लेने से संबंधित हैं ये, ठीक है। जो 6 स्टेप है वो किससे संबंधित है? निर्णय लेने से संबंधित है, ठीक है। इस चरण में लंग्स, ट्यूबरक्लोसिस और कीमोथेरेपी को टर्म्स ऑफ अप्रोच के रूप में चुना जाता है और कीमोथेरेपी के लिए एक क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। देखो ये छठा चरण है हमारे, जो 6th स्टेप है, इसके अंदर जो लंग्स हो गया और ट्यूबरक्लोसिस है और जो कीमोथेरेपी है इनको टर्म्स ऑफ अप्रोच के रूप में चुना जाता है और जो कीमोथेरेपी है इसके लिए एक क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाने का भी निर्णय लिया जाता है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप 7, ठीक है। ये क्या है? प्रिपरेशन ऑफ EAC यानी प्रिपरेशन ऑफ एंट्रीज फॉर एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन। तो EA का पूरा नाम क्या हो गया? एंट्रीज फॉर एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हमारी कौन सी स्टेप है? 7th स्टेप है। इस चरण में प्रत्येक टर्म ऑफ अप्रोच और रेफरेंसेस के तहत एंट्रीज की तैयारी शामिल है। जो हमारा 7वां चरण है इसमें टर्म्स ऑफ अप्रोच और रेफरेंस के तहत एंट्रीज की तैयारी शामिल है इस चरण के अंदर, ठीक है। ये चरण किससे संबंधित है? तैयारी से संबंधित है ये, ठीक है। अब हमारी जो आखिरी स्टेप है वो है स्टेप 8, ठीक है। ये है अल्फाबेटाइजेशन, ठीक है। जो हमारी स्टेप 8 है वो क्या है? अल्फाबेटाइजेशन। इस चरण में संदर्भों सहित सभी अनुक्रमणिका प्रविष्टियों को शब्द दर शब्द क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। जो हमारी आखिरी स्टेप है अल्फाबेटाइजेशन, ये किससे संबंधित है? व्यवस्थित करने से संबंधित है। किसको? अनुक्रमणिका प्रविष्टियों को शब्द दर शब्द क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित है ये, है ना। तो ये टोटल जो पॉप्सी है उसकी ये टोटल कितनी स्टेप होगी? 8 स्टेप होगी। तो इसी के साथ जो हमारा पॉप्सी है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने सारी डिटेल पढ़ ली है। तो आज हमने एक तो कॉम्पास के बारे में पढ़ा, ठीक है, कॉम्पास के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसका पूरा नाम था कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा पॉप्सी के बारे में, ठीक है। ये पॉप्सी ना, इसका पूरा नाम था पोस्टुलेट बेस्ड प्रमोटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। इन दोनों के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। तो अभी भी हमारे जो एक दो कुछ प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है ये बचे हुए हैं, इनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में बचेंगे। जैसे क्या क्या है इसमें बचे हुए? रिलेशनल इंडेक्सिंग हो गया, नेपिस हो गया,
ये सारे बचे हुए हैं, तो इनके बारे में हमारी जो नेक्स्ट क्लास है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।